हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 10th क्लास की साइंस की बुक से चैप्टर नंबर 2 अमल, क्षार व लवण के हैंड रिटन नोट्स पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अमल के सामान्य गुण। अमल स्वाद में खट्टे होते हैं। अमल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। अमल प्राकृतिक रूप से ही विभिन्न पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे दही, नींबू, इमली, कच्चा आम, टमाटर, संतरा, चींटी का डंक आदि। अमल क्षार से अभिक्रिया करके अपने गुण खो देते हैं। अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। अब आता है क्षारों के सामान्य गुण। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। क्षार प्राकृतिक रूप से ही विभिन्न पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे नीम, करेला, ककड़ी, खीरा आदि। क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके अपने गुण खो देते हैं। क्षार का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। क्षार जल में घुलनशील होते हैं। अब लवणों के सामान्य गुण। लवण स्वाद में नमकीन होते हैं। ये लिटमस परीक्षण नहीं देते। अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। लवणों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। लवण जल में घुलनशील होते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और साथ ही लवण का निर्माण करते हैं। उदाहरण आप दे सकते हो, धातु प्लस अम्ल, और जब रिएक्शन होगी तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकल के हमारे पास आएगी। जैसे जिंक जो धातु है और अम्ल H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, और ये रिएक्शन कराने के बाद हमारे पास निकल के आया जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल कर आई है। इसका एक डायग्राम भी है जो आप यहाँ पर इसे देख सकते हो। यह इसका एक डायग्राम है, तो आप इसे नोट्स बुक में भी नोट कर सकते हो। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2। जब अम्लों की क्रिया धातु कार्बोनेटों से करवाई जाती है तो लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो HCl प्लस Na2CO3, NaCl लवण है जो, और प्लस H2O वाटर, और प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर निकल कर आ गई है। अन्य एग्जाम्पल आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। इसका डायग्राम यह है, आप इसे देख सकते हो, अपनी कॉपी में भी इसे ड्रा कर सकते हो। इसके बाद आता है जब अम्लों की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाई जाती है तो लवण जल व कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्शन कराने के बाद लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, HCl प्लस NaHCO3, NaCl प्लस H2O प्लस CO3। इसके बाद माता पॉइंट नंबर 4। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार हमें मिलेगा क्या, फिर लवण प्लस जल मिलकर आएगा, जैसे कि HCl प्लस NaOH और NaCl प्लस H2O हमें यहाँ पर निकल कर आ गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 5। अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। अतः इन अभिक्रिया के आधार पर हम कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड, लवण प्लस जल, ये आप यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल। इसके बाद में आता है क्षारों के रासायनिक गुण। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्षार धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, लेकिन सभी धातुएं क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, NaOH प्लस Zn जिंक, Na2 ZnO2 प्लस H2, ये यहाँ पर रिलीज कर दी हाइड्रोजन गैस, जो कि बन गया कि अब सोडियम जिंकेट।
फिर आता है क्षार अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय प्रकृति की होती है। क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड जो कि लवण प्लस जल में निकल कर आया। एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं। नोट: यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित कर दी जाती है तो अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होती है: CaOH2 प्लस CO2 और CaO3 प्लस H2O। इसके बाद में हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, तो आइए हम इसे देखते हैं। क्या होता है जब बुझे हुए चूने में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है? जब बुझे हुए चूने में CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो CaOH2 का निर्माण होता है, और यदि CO2 की मात्रा अधिक कर दी जाती है तो CaOH2 कैल्शियम कार्बोनेट के अन्य घटक बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 3, क्षार अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। ये आप दे सकते हो। NaOH ये क्षार है और HCl ये अम्ल हो गया, NaCl लवण हो गया और H2O जल हो गया। अन्य एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हो। इसके बाद आता है अम्लों व क्षारों में समानताएं। अम्ल व क्षार दोनों ही जल में घुलनशील या विलयशील होते हैं। अम्ल व क्षार दोनों को ही जल में घोलने पर ये आयनों में टूट जाते हैं। अम्ल आप दे सकते हो, ये है हमारे यहाँ पर अम्ल के एग्जाम्पल, आप इसे अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। इसके बाद आता है क्षार, ये है हमारे पास क्षार के एग्जाम्पल, तो आप इनको भी अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। इसके बाद आता है तनुकरण। जब अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में H प्लस या OH माइनस आयन की आंद्र में कमी होती है तो ऐसे विलयनों को तनु विलयन कहते हैं और इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? तो आइए जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते क्या हैं। तो वे अम्ल जिन्हें जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, इन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। उदाहरण आप दे सकते हो HCl और H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। दुर्बल अम्ल या वीक एसिड वे अम्ल जिन्हें जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं CH3COOH CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अन्य एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है प्रबल क्षार और उसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रबल क्षार कौन से होते हैं? वे क्षार जिन्हें जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम क्षार अम्ल कहते हैं। जैसे या हम प्रबल क्षार भी कहते हैं, या उदाहरण आप यहाँ पर दे सकते हो NaOH KOH NH4OH। और दुर्बल क्षार कौन से हैं? वे क्षार जिन्हें जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, उन्हें हम दुर्बल क्षार कहते हैं। उदाहरण आप दे सकते हो MgOH2 CaOH2 AlOH3 और CuOH2। अब pH स्केल, आखिर pH स्केल क्या है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो pH स्केल, जिसे हम पुशांश भी कहते हैं, वह स्केल जिसके द्वारा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापा जाता है, उसे हम pH स्केल कहते हैं। pH में P का अर्थ पुशांश होता है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ शक्ति या पावर होता है, और H हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। ये हमारा डायग्राम है, तो आप इसे दे सकते हो। ये स्टूडेंट 0 से 6.9 तक अम्ल होता है और 7 पर लवण होता है और 7.1 से लेकर 14 तक क्षार पाया जाता है। तो दैनिक जीवन में pH के महत्व, दैनिक जीवन में pH के अनेक महत्व हैं जो निम्नलिखित हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। उदर की अम्लता, हमारे शरीर में आमाशय में अम्ल पाया जाता है जो भोजन का पाचन करता है, लेकिन जब पेट में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है या बढ़ जाती है तो पेट में जलन या दर्द होने लग जाता है, एसिडिटी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? एसिडिटी कहते हैं। अतः इस समस्या को दूर करने के लिए दुर्बल क्षार
OH2 का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा, जब वर्षा जल की pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लेना। अम्लीय वर्षा के कारण कि आखिर अम्लीय वर्षा क्यों होती है। पर्यावरण में लगातार प्रदूषक जैसे SO2, CO2, CO, CO3 गैसें बढ़ जाती हैं, जिससे वर्षा जल अम्लीय हो जाती है। अम्लीय वर्षा के प्रभाव। अम्लीय वर्षा से मिट्टी की pH का मान कम हो जाता है, जिससे फसल की पैदावार कम होती है। अम्लीय वर्षा से जलीय जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। अम्लीय वर्षा के उपाय। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। फैक्ट्रियों व उद्योगों का निर्माण करते समय चिमनियों में विशेष प्रकार की तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। कीटों का डंक। कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनके डंक में फॉर्मिक या मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। यदि ये डंक किसी जंतु या जानवर की त्वचा में लगते हैं तो इस स्थान पर दर्द या जलन उत्पन्न होती है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए दुर्बल क्षारों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, NaHCO3 का लेप किया जाता है। फिर आता है नेटल का डंक। नेटल एक जंगल में पाए जाने वाला शाकीय पादप है जिसकी पत्तियों पर कांटे पाए जाते हैं, जिन्हें डंक कहते हैं। इस डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। जब ये डंक किसी जीव की त्वचा के संपर्क में आते हैं तो इस स्थान पर दर्द या जलन उत्पन्न होती है। अतः समस्या के समाधान के लिए क्षारीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। अब आता है लवण। लवणों का निर्माण अम्ल व क्षार की रासायनिक अभिक्रियाओं से होता है। यदि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो बनने वाले लवण उदासीन होते हैं, अर्थात इनकी pH का मान 7 होता है। उदाहरण HCl प्लस NaOH, इन दोनों की जब रिएक्शन कराई जाएगी तो हमारे पास निकल गया है NaCl प्लस H2O। जब प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाले लवण अम्लीय होते हैं और इनकी pH का मान 7 से कम होता है। HCl प्लस CaOH2 CaCl2 प्लस H2O निकल कर हमारे पास यहाँ पर आया। जब दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनने वाले लवण क्षारीय होते हैं और इनकी pH का मान 7 से अधिक होता है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये नोट कर सकते हो। साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक या लवण कहते हैं, जिनका प्रयोग भोजन पदार्थों में किया जाता है। इनकी pH का मान 7 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। साधारण नमक, कॉस्टिक सोडा, रासायनिक सूत्र NaOH। बनने वाली विधि। जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही एनोड का क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उदाहरण आप दे सकते हैं, 2NaCl प्लस 2H2O विद्युत धारा प्रवाहित की गई, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 यहाँ पर रिलीज हुई। इसका डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आता है फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग। साबुन उद्योग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है। वस्त्र व कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। NaCl के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। व्यंजक चूर्ण। रासायनिक सूत्र इसका होता है CaOCl2 और रासायनिक नाम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसकी बनाने की विधि क्या है, जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। उदाहरण CaOH2 प्लस Cl2 और CaOCl2 प्लस H2O यहाँ पर मिला। और व्यंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र एक कागज उद्योग में व्यंजक के रूप में इसका उपयोग होता है।
प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और पीने योग्य जल को जीवाणु मुक्त करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका उपयोग सौंदर्य पदार्थों में भी किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम बेकिंग सोडा। रासायनिक सूत्र इसका होता है NaHCO3। बनाने की विधि: जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनियम गैस प्रवाहित की जाती है तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3 और हमें मिला क्या, NH4Cl प्लस NaHCO3। जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो यह CO2 गैस मुक्त करता है। एग्जाम्पल आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। फिर आता है बेकिंग सोडा बेकिंग सोडे बनाने का फिर आता है बेकिंग सोडे का उपयोग। जब विभिन्न खाद्य पदार्थों में बेकिंग सोडा मिलाकर उन्हें पकाया जाता है तो CO2 गैस मुक्त होती है, जिससे इसका उपयोग पाव भाजी, डबल रोटी, केक, पनीर आदि में खमीर उड़ाने में किया जाता है। यह एक क्षारीय लवण है, अतः इसका उपयोग प्रति अम्लों के रूप में भी किया जाता है, अर्थात यह पेट की अम्लता को दूर करता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में या आग बुझाने वाले यंत्रों में भी किया जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। धोने का सोडा। रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिस्टल जल के अणु। बनाने की विधि: जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और जब इस सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से करवाई जाती है तो इसके साथ 10 क्रिस्टल जल के अणु जुड़ जाते हैं, जिससे धोने के सोडे का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। 2NaHCl गर्म करने पर Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O हमारे पास निकल कर आया है। धोने के सोडे का उपयोग। सोडियम कार्बोनेट। धोने के सोडे का उपयोग सोडियम के विभिन्न यौगिक बनाने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन व कागज उद्योगों में भी किया जाता है। बोरक्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। घर की साफ सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जल की कठोरता दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नोट: किसी यौगिक के रूप में अणु के साथ जुड़े निश्चित जल के अणुओं को क्रिस्टल जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के एक अणु के साथ 5 क्रिस्टल जल के अणु जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पर इसे दे सकते हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। रासायनिक सूत्र CaSO4.1/2H2O। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट के साथ अर्ध क्रिस्टल जल का अणु। बनाने की विधि: जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, लेकिन जब जिप्सम को अधिक गर्म कर दिया जाता है मृत तापित प्लास्टर का निर्माण होता है जो शुष्क होता है। उदाहरण CaSO4.2H2O गर्म करने पर CaSO4.1/2H2O प्लस 1/2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सा में इसका मुख्य उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मूर्तियाँ, सजावटी सामान आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सीमेंट बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नोट: जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाया जाता है तो यह 10 से 20 मिनट पश्चात एक कठोर पदार्थ का निर्माण कर देता है जिसे जिप्सम कहते हैं। प्राकृतिक स्रोत एंड अम्ल या एसिड। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टा दूध या दही। लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चिट्टी का डंक मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
स्टूडेंट, अब यहाँ पर कुछ पदार्थ हैं जिनका पीएच का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तो आइए इनको हम पढ़ते हैं। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है पीएच मान 1। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान होता है 1.2। गाजर के रस का पीएच मान होता है 2। वर्षा के जल का पीएच मान होता है 6.2। अक्सर हमारे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा जल 5.6। नींबू का रस का पीएच मान होता है 2.3। दूध का पीएच मान होता है 6.5। सिरका का पीएच मान होता है 2.8। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। कोल्ड ड्रिंक का पीएच मान होता है 3। सेव का पीएच मान होता है 3.1। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10। फ्रेंड, अब यहाँ पर कुछ नाम हैं और उनके रासायनिक सूत्र, तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मिक अम्ल HCOOH। एसिटिक अम्ल CH3COOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2। बुझा हुआ चूना CaOH2। बिना बुझा हुआ चूना CaOH2। संगमरमर या चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3। और इसका खड़िया पत्थर या मार्बल का फॉर्मूला भी सेम होता है। तो इसके बाद आता है जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। मृदा की पीएच, जब अम्लीय वर्षा होती है तो मिट्टी की पीएच का मान कम हो जाता है, जिससे अम्लता बढ़ जाती है, जिससे खेत की पैदावार उपजाऊ कम हो जाती है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए भुजे हुए चूने का उपयोग छिड़काव किया जाता है, जिससे मिट्टी की अम्लता उदासीन हो जाती है। इसके बाद आता है दंत क्षय। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के कण दांतों में फंस जाते हैं। लार में उपस्थित एंजाइम इस भोजन का पाचन कर देते हैं, जिससे मुंह में अम्लता बढ़ जाती है, जिससे कटने फटने लग जाते हैं, जिससे दांत कटने फटने लग जाते हैं, जिसे दंत क्षय कहा जाता है। इस समस्या के समाधान हेतु क्षारीय दंत मंजनों का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। यदि आपको कोई परेशानी है, यदि कोई बात समझ नहीं आई, तो आप हमें कमेंट करके भी हमें यह बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा धातु एवं अधातु।